नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बड़ी खबर शामली से आ रही है। हेल्थ वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। कर्मचारी पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मरीज को खाली सिलेंडर लगाने का आरोप। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने वहां पर हंगामा काटा था। जिला अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है, जहां पर मरीज के तीमारदारों से वहां पर पैसे लिए गए। रिश्वत लेने का आरोप यहां पर लगा, जिसके बाद हेल्थ वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेने का इस पर आरोप था और ऑक्सीजन के नाम पर यहां पर रिश्वत ली गई है। आरोपी स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। बातचीत करने के लिए शाहनवाज राणा हमारे संवाददाता शामली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा मामला है L2 हॉस्पिटल का है, जहां पर एक सत्यवान नामक मरीज वहां पर आता है, जो कोविड का मरीज था, जिसको वहां पर जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर तैनात संजय कुमार जो स्वास्थ्य कर्मचारी बताया जा रहा है, जिस पर रिश्वत लेने का भी आरोप है, उसने जो है सिलेंडर दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत ली है। जिसके बाद जो है मरीज की मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजनों ने जिला हॉस्पिटल में हंगामा काटा। हंगामे के दौरान जो है CMS ने दोनों पार्टियों को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां पर जो रिश्वत ली गई थी संजय द्वारा, उसको वापस कराया गया। रिश्वत देने का पूरा लाइव वीडियो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फिर जो आरोपी है, जिसने रिश्वत ली थी, संजय कुमार, जो आरोपी स्वास्थ्य कर्मी बताया जा रहा है, उसको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल शाहनवाज, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कोविड कंट्रोल को लेकर CM योगी लगातार एक्शन मोड में है। वो कई जिलों का दौरा कर इलाज के इंतजामों का ग्राउंड जीरो पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। आज गोरखपुर पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। चरगावा में CM योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत की और उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि जनता की भागीदारी से कोविड के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। इसके बाद उन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को इलाज में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीवन रक्षक दवाओं का मामला हो या ऑक्सीजन सप्लाई का मामला। उन्होंने कहा कि इस दौर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, पहले CM योगी ने चरगावा वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, उसके बाद गोरखपुर में ही BRD मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर और बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर के बाद CM योगी दोपहर करीब 3 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर CM विकास भवन में बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। CM योगी अयोध्या में लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। अयोध्या के दौरे पर होंगे। 2:45 पर हुए अयोध्या के विकास भवन पहुंचेंगे, जहां पर बने कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद हुए कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलीय स्वास्थ्य समीक्षा की बैठक करेंगे। इस बैठक में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के जिलाधिकारी, SSP और CMO मौजूद होंगे। CM योगी 5 जिलों के स्वास्थ्य की समीक्षा बैठक कर कोविड के नियंत्रण की जानकारी लेंगे। के शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। वाराणसी को आज से बड़ी राहत है। आपको बता दें कि आज से शुरू होगा 750 बेड का अस्पताल। शाम 5 बजे से शुरू होगा ये कोविड अस्पताल। BHU में DRDO ने इस अस्पताल को तैयार किया है। सबसे पहले 250 बेड के ICU ब्लॉक से शुरू होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। बाद में इसमें L2 के 500 बेड पर भर्ती होंगे मरीज। कमांड सेंटर से मरीजों की वहां पर भर्ती होगी। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के लिए राहत है कि DRDO का अस्पताल आज से शुरू हो रहा है। 750 बेड का ये अस्पताल बना है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर पहुंच के दिशा निर्देश दिए थे और तमाम तरीके से चीजों को, व्यवस्थाओं को देखा था। रहे वाराणसी के लिए DRDO की ओर से बनाया गया ये 750 बेड का अस्थाई अस्पताल
राजेंद्र मिश्रा अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये आईसीयू है, और आप देख लीजिए यहाँ पर आईसीयू में भी जो है, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए, चाहे बैकअप वो हो, वेंटिलेटर्स की सुविधा हो, तमाम सारी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल तैयार है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है और माना जा रहा है कि अब इस अस्पताल के चालू होने के बाद जो बड़ी राहत मिलेगी उन पेशेंट्स के लिए जो आईसीयू की कमी के कारण दम तोड़ दे रहे थे, या फिर जो ऑक्सीजन या दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं। हालांकि वाराणसी के पास अभी भी बड़ी संख्या में आईसीयू हैं, लेकिन एक आईसीयू की कमी संख्या जो है संक्रमित मरीजों के आगे कम पड़ रही थी। ये जो आईसीयू है यहाँ पर कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि कार्डियक मशीन है या वेंटिलेटर है, ऐसी तमाम सारी कौन कौन सी स्वास्थ्य इक्विपमेंट रहेंगे? यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हमारे पास में 3 वेसल्स हैं, जहाँ पर हम क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर इनको करते हैं, उनको बोलते हैं हम LMO, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, 20 किलो लीटर, 10 लीटर एंड 10 लीटर के। तो उसके द्वारा ऑक्सीजन आती है। कुछ पोर्टेबल सिलेंडर के द्वारा भी है और पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी है हमारे पास। जैसे कि बता रहे थे, हाँ, वो भी है हमारे पास। सर, ये तो बात हो गई आईसीयू की। अगर हम 500 बेड के जो दूसरे ब्लॉक की 250-250 किलो बेड के जो दूसरा ब्लॉक है, वहाँ पर सर क्या सुविधाएं रहेंगी? क्या वहाँ पर भी मोबाइल एक सुविधा होगी उस तरीके की, जैसे कि वेंटिलेटर्स की या दूसरी मशीन की, ऐसी तमाम सारी सुविधाएं? देखिए, जैसे इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है कि प्रत्येक प्रकार की सुविधा है ना। उससे बाद जो लो ग्रेड का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा पेशेंट्स का, उनको नॉर्मल वार्ड में करते हैं। हाँ, जो आपने सही कहा। और जब उनको आवश्यकता होगी तो चूँकि वार्ड इंटरकनेक्टेड हैं, तो यहाँ से जो जिनकी हालत सुधर जाती है उनको वहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और वहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर क्रिटिकल हो जाता है तो उसको यहाँ भी ला सकता है। उस प्रकार की पूरी सुविधा, उसका पूरा प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया हुआ है। हॉस्पिटल तैयार है वाराणसी में, डीआरडीओ की ओर से बनाया गया 750 बेड्स का ये हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर राहत भरी है, ये तस्वीर उन मरीजों, उनके तीमारदार के लिए भी राहत भरी है जो हॉस्पिटल बेड की किल्लत से, दिक्कतों से जूझ रहे हैं, क्योंकि अब इन दिक्कतों को सुलझाने के लिए और एक तरीके से संजीवनी देने के लिए वाराणसी में डीआरडीओ का ये हॉस्पिटल, अस्थायी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। आगरा में भारी व्यवस्थाओं के बीच वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आगरा में 22 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर रोजाना 4000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। सीएमओ ऑफिस के पास वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। जायजा लिया है हमारे सहयोगी आरिफ खान ने। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ा कारगर हथियार है तो वो वैक्सीन है, और आज आगरा में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। आगरा में 18 सेंटरों पर ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। इस वक्त हम एक सेंटर पर खड़े हैं, ठीक पीछे ये आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ ये वैक्सीन लगाई जा रही है, यानी कि जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, 44 साल तक की उम्र के लोग हैं, यहाँ वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं। कुछ और तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आखिरकार वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर का नज़ारा क्या है। ठीक पीछे कुछ तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ लोग आए हुए हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, यानी कि जो 18 साल से 44 साल तक की उम्र है वो उनका यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर हुई थी, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी, लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन अब यहाँ वैक्सीनेशन का काम प्रॉपर वे में शुरू हो गया है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। इधर अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एमयू में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका जताई जा रही है। एमयू ने लैब सैंपल्स को दिल्ली भेजा है। जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स, कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका। अब तक 45 से ज्यादा कर्मचारियों की वहां पर मौत हुई है। एएमयू में कोरोना के नए वेरिएंट की आशंका जताई जा रही है। लैब सैंपल्स को दिल्ली भेजा गया है। जांच के लिए सैंपल्स भेजे गए हैं। करीब 22 दिन में 26 प्रोफेसर का इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, और ये इतना बड़ा नेग्लिजेंस जिस पर यूजीसी को और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी बैठाना चाहिए कि एक बड़े बड़े प्रोफेसर जिनका एक रसूख था, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रह चुके थे, इस 20-22 दिन के अरसे में अगर इंतकाल हो गया कोरोना की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। देश में पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। आज फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत रोज 23 से 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ रही है।
दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे बढ़कर 91 रुपये 53 पैसे और डीजल 33 पैसे बढ़कर 82 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 89 रुपये 56 पैसे और डीजल 82 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सिर्फ मई में ही 5 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि भयंकर जनलूट पार्टी यानी बीजेपी ने 7 दिन में पेट्रोल के दाम 1.13 रुपए और डीजल के दाम 1 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। कोरोना संकट में वसूली नाजायज है। मोदी सरकार जनता की और कितनी जेब काटेगी? क्या यही आपदा में अवसर है? बरेली से खबर है, जहां पर इसमें बुखार से दहशत मची हुई है। और सीधे इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। कोरोना महामारी के सेकेंड वेव का मुकाबला कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ एक अभियान चल रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कोरोना की सेकेंड वेव के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। प्रदेश के अंदर अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन का परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट को ध्यान में रख करके बृहद पैमाने पर अभियान चलाया है और उसके बहुत अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 85,000 से अधिक एक्टिव केस कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 30 अप्रैल 2021 को 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज प्रातः 10 मई को जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें 2,25,000 एक्टिव केस वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। फर्स्ट वेव का मुकाबला उत्तर प्रदेश ने बेहतर तरीके से किया था और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आए थे। सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश उसी प्रबंधन के साथ काम कर रही है। आप याद करिए, जब पिछली बार मैं यहां पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को कोविड हॉस्पिटल के रूप में, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उद्घाटन करने के लिए आया था, उस समय बहुत सारे लोग ये कहते थे कि साहब इतने पेशेंट नहीं, इतने बेड का ये हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता क्या है। ये 500 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हम लोगों ने उस समय यहां पर बनाया था और बीच में तो ये भी बात आने लग गई कि साहब इसको बंद कर देना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा नहीं, बंद नहीं करना है। देश के अंदर, अन्य राज्यों में और दुनिया के तमाम अन्य देशों में जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के जीवन को बचाने में इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ने, हमारे यहाँ के चिकित्सकों ने, हेल्थ वर्कर्स ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में भी स्थिति है, इसको लेकर के बहुत उसके साथ वे कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
आशंका थी, देश और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट इस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश में 5 से 10 मई के बीच में 1 लाख केस पर डे आएंगे। लेकिन टेस्ट एंड ट्रीट के जिस एग्रेसिव अभियान को लेकर के हम लोग चले, उस अभियान का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 21,000 पॉजिटिव केस आए हैं। कल 23,000 थे। ये लगातार इसमें गिरावट है, एक डिक्लाइन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। यानी हमारा जो कोरोना के खिलाफ रणनीति है वह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोरोना कर्फ्यू के साथ निगरानी समितियों और आरआरटी को एक विशेष अभियान के साथ जोड़ा है। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे। जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं, और आरआरटी को तत्काल सूचना दें। आरआरटी जाकर के उनका एंटीजन टेस्ट कर लें। एंटीजन टेस्ट के साथ ही वहां पर ये व्यवस्था देख लेना कि अगर उस परिवार के पास, उस व्यक्ति के पास अपने घर में होम आइसोलेशन की सुविधा है तो उसे होम आइसोलेट करने, जिसमें सेपरेट रूम, सेपरेट टॉयलेट है तो होम आइसोलेट की व्यवस्था वहां पर करना। नहीं तो गांव में ही एक क्वारंटीन सेंटर बना करके उन्हें गांव में निगरानी समिति की देखरेख में उनकी वहां पर रहने खाने की सारी सुविधा देना, डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन हो। इन चीजों को लेकर के निरंतर एक अभियान चल रहा है, और इस अभियान में जितनी जल्दी हम हर पेशेंट को दवा उपलब्ध करवा लें उतना ही मृत्यु दर कम होगा। और यह अभियान इसी रूप में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ किया है। 1 सप्ताह तक यह अभियान चलेगा। दूसरा, जो आशंका व्यक्त की गई है, यानी इसके लिए तो टेस्ट की व्यवस्था, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश है। प्रतिदिन 2.25 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक के टेस्ट प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। जहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है वहां पे टेस्ट बढ़ाने के लिए उन जनपदों से लगातार कहा जा रहा है। फर्स्ट वेव जब आई थी तो फर्स्ट वेव में हमारे पास जो सबसे अधिक केस आए थे वो आए थे 68,000 एक्टिव केस 68,000 तक थे, और एक दिन में केस आने की संख्या थी वह थी 7,500। लेकिन सेकेंड वेव कितनी तीव्र है आप इसी से अनुमान कर सकते हैं कि हमारे पास एक दिन में जो केस सर्वाधिक केस आए थे 24 अप्रैल को आए थे, वो केस थे 38,055, और 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते एक पीक पर था। तब हमारे पास एक्टिव केस थे प्रदेश में 3,10,000। यानी कई गुना 67,000 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये कई गुना ज्यादा है। ऐसे ही 7,000 की तुलना में आप 38,000 को देखेंगे तो ये 5 गुना से, यानी 5 गुना से ज्यादा आ जाता है। ये जो स्पीड है, इसी में इतने ही तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी मांग हुई। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, भारत सरकार के, कि पहली बार देश के अंदर ऑक्सीजन के लिए वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। हम राज्य के अंदर, जब प्रदेश के अंदर कोविड की फर्स्ट वेव थी तब हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर, उसमें राज्य सरकार को कुछ भी नहीं करना होता था। मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन प्लांट के साथ अपने एग्रीमेंट होते थे, उस एग्रीमेंट के अनुसार ऑक्सीजन मिलता था, या फिर जंबो सिलेंडर से, या उन्होंने एयर सेपरेटर यूनिट लगाए थे, उसके माध्यम से उनका काम चलता था। लेकिन अचानक ऑक्सीजन की डिमांड प्रारंभ हुई
फर्स्ट वेव में 300 साढ़े 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत उत्तर प्रदेश में थी और कल हम लोगों ने 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा की ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश में की है, जिसमें हम लोगों ने वायुसेना के विमानों का उपयोग करते हुए यहां से खाली टैंकर भेजे, वहां से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थान में हर एक जनपद में पहुंचाने का कार्य किया। यहां पर गोरखपुर में भी गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से भी और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी यहां पर आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर में चूंकि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा का एक प्रमुख केंद्र है, उत्तर और पश्चिम बिहार की भी एक बड़ी आबादी गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आती है, उसको ध्यान में रखते हुए अब तक यहां पे जितने बेड्स थे उनको और सुविधायुक्त बनाने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही यहां पे बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। और अभी मैं एम्स में जा रहा हूं, एम्स में बोइंग के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी है उसके माध्यम से CSR के मद से 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल वेंटिलेटर युक्त वहां पर उपलब्ध किया जा रहा है। उसमें वे मैन पावर उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उन्हें उपलब्ध कराएगी। ऑक्सीजन की आपूर्ति स्टेट गवर्नमेंट उनको वहां पर उपलब्ध कराएगी। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट उसमें करवाएगी। इन सभी कार्यों के साथ इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है वह है प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी और देश के अंदर दुनिया के अंदर भी वह सुरक्षा कवच हमें वैक्सीन दे सकता है। देश के वैज्ञानिकों का हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 स्वदेशी वैक्सीन देश को दी हैं और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीनेशन में 1,40,00,000 के आसपास लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 1,38,00,000 से ज्यादा 45 प्लस से जुड़े हुए लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने अब तक 18 प्लस लोगों को 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। आज से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वैक्सीन के कार्यक्रम को और तेजी की है। 4000 से अधिक सेंटर में हमारे 45 प्लस से जुड़े हुए लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। 18 प्लस के लिए 18 से 44 के बीच की आयु वर्ग के लोगों के लिए आज 11 जनपद के 200 से अधिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। ये वैक्सीन सुरक्षा कवच हर एक व्यक्ति को दे सकता है और ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार और 45 प्लस के लिए भारत सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध हो रही है और इसको हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को। आपके माध्यम से मेरी जनता से अपील है कि ये महामारी है, ये महामारी को हम सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। बचाव ही बीमारी में सर्वोत्तम उपाय है और बचाव के लिए हम लोगों को एक कोरोना के जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, वे घर में रहें, घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोग, वे सभी लोग इसमें पूरी सतर्कता बरतें। एक एक व्यक्ति का जीवन कीमती है, किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। दूसरा, अगर किसी को बाहर निकलना ही है
जो सामान्य लोग हैं, तो वे लोग भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं, ग्लव्स जरूर पहने। इसके अलावा अनावश्यक भीड़ न लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। अगर इन सभी नियमों का पालन करते हुए हर व्यक्ति शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के साथ जुड़ता है, तो न केवल स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि समाज को भी वह सुरक्षा प्रदान करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। और मेरी अपील होगी कि यह समय लापरवाही का कतई नहीं है, किसी भी स्तर पर नहीं है। आज मैं इसीलिए गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की समीक्षा बैठक के माध्यम से मैंने यहां पर प्रशासन को भी जो आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, अलग अलग स्तर पर कुछ जगहों पर अच्छा काम हुआ है, कुछ जगहों पर अभी और बेहतर करने की गुंजाइश है, उसको और बेहतर करने के लिए उन्हें कहा गया है। साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग किस किस स्तर पर हम बचाव के साथ कर सकते हैं, इस पर भी एक विस्तृत चर्चा यहां पर हुई है। अभी मैं एम्स में जा रहा हूं, जहां पर हमें 200 बेड का एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल की निर्माण की कार्रवाई वहां पर प्रारंभ होनी है। और बहुत शीघ्र ये गोरखपुर को एक नई चीज यहाँ के लोगों को उपलब्ध होगी। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जागरूकता के इस अभियान में हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और वे सभी स्वयंसेवी संगठन जो इस अभियान के साथ जुड़ करके लोगों के जीवन को बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के मनोबल को हम बढ़ाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन सेंटर के साथ ही कोविड हॉस्पिटल का जायजा लिया सीएम ने। और जायजा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो सीधे सीधे प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की एक बार फिर कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, 2 गज दूरी ये मंत्र भी न भूलें। और जो लोग खतरे की जद में हैं तो वो घर के अंदर भी इस्तेमाल करें मास्क का। वहीं सरकार क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में भी सीएम ने कहा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट से अच्छे परिणाम देखने को मिलने लगेंगे। पिछले 10 दिनों में 85,000 से अधिक केस कम हुए हैं, ये सीएम ने कहा। सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश यूपी बना है। प्रदेश में कोरोना केस में लगातार गिरावट अब देखने को मिल रही है। इसे एक उपलब्धि के तौर पर सीएम ने कहा। करीब 2.25 लाख मरीजों का रोजाना टेस्ट इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है और ये आंकड़ा सभी प्रदेश से ज्यादा। हर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है। जहां कमी है उसे दूर करने की कोशिश चल रही है। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति इस वक्त काम कर रही है ताकि कोरोना इस चेन को तोड़ा जा सके। वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो गई है। बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा ले, वैक्सीन की डोज ले, ताकि कोरोना के इस चेन को, इस महामारी से जंग में जीती जा सके।